सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीजीटी के अंतर्गत बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं इस समय। लेकिन हमने सोचा कि टीजीटी के अंतर्गत कभी कभी टेस्ट पेपर भी हल करवाया जाए, तो ये हमने 25 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर बनाया है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। नंबर 1 प्रश्न है, मैक्स मूलरानुसारेण अष्टाध्यायीकारस्य समयः कः। तो मैक्स मूलर के अनुसार अष्टाध्यायीकार यानी आचार्य पाणिनि का समय बताना है। ए 350 ईसा पूर्व, बी 450 ईसा पूर्व, सी 250 ईसा पूर्व, डी 500 ईसा पूर्व। ना, ये गलत लिख गया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 350 ईसा पूर्व मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का समय है। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संघर्षी ध्वनि अस्ति। आप लोग टेस्ट पेपर हल करेंगे तो तैयारी और बेहतर हो जाएगी। यही सोच के हमने ये प्रारंभ किया है कि गर्मी की छुट्टी में हम टेस्ट पेपर भी हल करवाएंगे। मॉडल पेपर और जो पिछले वर्ष के पेपर हैं सभी हल कराया जाएगा। तो 2 नंबर संघर्षी ध्वनि अस्ति। संघर्षी ध्वनि है ए चा, बी छा, सी जा, डी शा। तो इसमें से कौन सा होगा संघर्षी ध्वनि? तो इसमें डी ऑप्शन सही, यानी कि शा संघर्षी ध्वनि है, बाकी नहीं है। फिर है दुष्यंत पुत्रस्य प्रथम नाम किम। दुष्यंत पुत्र से प्रथम नाम किम। सबसे पहला नाम दुष्यंत के पुत्र का क्या? ए भरतः, बी दौष्यंती, सी सर्वदमनः, डी गौतमः। तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ए बी सी में हमें समझना है। तो दुष्यंत के पुत्र का पहला नाम क्या है, यानी कि जब उत्पन्न हुआ था तो उसका नाम क्या रखा गया? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सर्वदमन रखा गया था ना। उनके गुण के आधार पर सर्वदमन नाम रखा गया था। और अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अस्ति बाह्य प्रयत्नः अस्ति। ऐसा होगा ना, ये उल्टा लिख गया ना, ये अस्ति इधर होना चाहिए। ए नादः, बी ईषत् स्पृष्टम, सी स्पृष्टम और डी, यहाँ पे डी होगा, डी विवृतम। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं, और तो इसमें से कौन सा होगा? नाद सही होगा, क्योंकि 11 प्रकार में विवार, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष ऐसे करके बाह्य प्रयत्न 11 हैं। और ये स्पृष्ट, ईषत्, स्पृष्ट और विवृत ये 5 हैं। आगे 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। शक इत्यत्र टी संज्ञा कस्यांशस्य भवति। शक, ये जो शब्द है, शक इत्यत्र टी संज्ञा कस्य अंशस्य भवति। शक में किस अंश की टी संज्ञा हुई है? ए का इत्यस्य, बी शा इत्यस्य, सी ककारोत्तरवर्ती अकारस्य, डी सकारोत्तरवर्ती अकारस्य। तो इसमें कौन सा सही होगा? शक में टी संज्ञा क्या है? शक में टी संज्ञा है ककारोत्तरवर्ती अकारस्य, यानी कि 5 में सी ऑप्शन सही है। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। आप लोग भी अपना उत्तर सोच लिया करें कौन सा होगा, और हमें कमेंट करके उत्तर बताएं भी। फिर अगला है 6 नंबर। सखन इत्यत्र उपधा संज्ञा कस्य भवति। ये जो सखन शब्द है, इसमें उपधा संज्ञा किसकी हुई है?
खकारोत्तरवर्तिनः अन, बी सकारस्य, सी खकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य, डी सकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य। किसकी हुई है? उपधा संज्ञा। तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा हमने पढ़ाया था ना, तो उसी के अनुसार पर सोचिए इसमें किसकी टी संज्ञा होगी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि सकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य। कौन सा सही है? 6 में डी। फिर 7वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तान्तः कस्य उदाहरणं भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो धीवर वृत्तांत आया है वो किसका उदाहरण है? ए दिया है प्रवेशकस्य, बी विस्कंभकस्य, डी अंकावतारस्य, सी अंकास्य। तो किसका उदाहरण होगा? 7 में कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही होगा 7 नंबर में? तो 7 में ये जो धीवर वृत्तांत है ये किसका उदाहरण है? प्रवेशक का, यानी 7 में पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8, द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। द्रोणो व्रीहिः में द्रोण जो शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? ए प्रातिपदिकार्थ मात्रे, बी लिंग मात्राधिक्ये, सी परिमाण मात्राधिक्ये, डी वचन मात्राधिक्ये। तो 8 नंबर में कौन सा सही होगा? 8 नंबर में सी उत्तर सही है, यानी कि परिमाण मात्राधिक्ये प्रथमा विभक्ति अस्ति व्रीहि पद में। ठीक, तो व्रीहि में नहीं, द्रोणः में पूछा गया है ना। द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर, द्रोण शब्द में पूछा गया ना, तो द्रोण में सी ऑप्शन सही है, परिमाण मात्राधिक्य में प्रथमा विभक्ति हुई है। तो अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 पर। अकः सवर्णे दीर्घः, 9 नंबर प्रश्न है। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्रम अस्ति, यानी इसमें पूछा कि अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र किस प्रकार का सूत्र है? ए अधिकार सूत्र, बी परिभाषा सूत्र, सी विधि सूत्र, डी संज्ञा सूत्र। तो ये जो अकः सवर्णे दीर्घा है ये किस प्रकार का सूत्र है ये पूछा जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में। तो ये विधि सूत्र है, दीर्घ संधि करने का विधि सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। हम जानते हैं कि सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा चा, परिभाषा चा, विधि नियम एवं चा, अतिदेशो अधिकारश्चा। ठीक, तो 6 प्रकार के सूत्रों में अकः सवर्णे दीर्घा विधि सूत्र है। अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। तो 10 में अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र में अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति यानी कॉपी किया गया है। क्या शब्द कॉपी किया गया है? ए अकः पद, बी अचि पद, सी सवर्णे और डी दीर्घः। तो किस पद की अनुवृत्ति अकः सवर्णे दीर्घः इस सूत्र में की गई? हो सकता संधि ना पूछी जाए, यही पूछ लिया जाए, इसलिए हमने ये सब सोच विचार के ये पेपर बनाया है। तो इसमें क्या हो सकता है? 10 नंबर में किसकी अनुवृत्ति आई है? तो 10 नंबर में अकः सवर्णे दीर्घा में अनुवृत्ति है अच की, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और अच की यह अनुवृत्ति कहाँ से आई है? इको यणच से आई है। इको यणच में है ना कि जो है इकः स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम विषये, तो वहाँ से अच की अनुवृत्ति आई है। अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्रे
कस्य अधिकारः, ये जो अकः सवर्णे दीर्घः विधि सूत्र है यह किसके अधिकार में पठित है, ये पूछा जा रहा है। इको यणच एकः पूर्व परयोः, ए है इको यणच, बी एकः पूर्व परयोः, सी संहिता और डी आदगुणः। किसके, इन चारों सूत्रों में अकः सवर्णे दीर्घः किसके अधिकार में पठित है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि एकः पूर्व परयोः के अधिकार में अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र पठित है, यानी कि एक होगा पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, तो एकादेश होगा। ठीक, और ये टेस्ट पेपर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी हम बहुत अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हुई है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम और अच्छे से मेंटेन करके आप लोगों के सामने ये पेपर प्रस्तुत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 है, जहाँ दोनों पदों में से पर व्यंजन हो और पूर्व पद स्वर हो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर व्यंजन दोनों संधि, डी यण संधि। तो इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन 12 नंबर में सही होगा? तो 12 नंबर में बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि व्यंजन संधि होगी जब पूर्व पद पर व्यंजन हो, पहले शब्द में पर वर्ण व्यंजन हो और दूसरे पद में पूर्व जो वर्ण है वो स्वर हो, तब व्यंजन संधि होगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। तो आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। खरो विवारः डाट डाट दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अघोषः। तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हमने कल या परसों की वीडियो में ये बताया था। तो ए ऑप्शन दिया है श्वास, बी नाद, सी संवार और डी घोष। तो क्या होगा? खरो विवारः श्वास अघोषः, ऐसा सूत्र पढ़ा था कि खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो विवार, श्वास और अघोष होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि श्वास। ठीक, खरो विवारः श्वास अघोषः। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14, वर्णानाम स्थानानि सन्ति। हमने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बताया था ना कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? ए 5, बी 8, सी 7, डी 9। तो कितने होंगे? इसमें कौन सा सही होगा? इसमें बी ऑप्शन सही होगा ना। तो एक श्लोक भी हमने बताया था, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, ऐसे करके श्लोक था ना। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15, हस् प्रत्याहारस्य वर्णानाम संख्या अस्ति। हस् प्रत्याहार के वर्णों की संख्या है। ए 18, बी 14, सी 15, डी 20। तो कितनी संख्या होगी प्रश्न नंबर 15 में? तो हस् प्रत्याहार के वर्णों की संख्या है डी, यानी कि 20। हस् प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्न नंबर 16 है, घोष वर्णानाम संख्या भवति। घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? घोष वर्णों की संख्या पूछ रखा है। ए 20, बी 14, सी 16 और डी 18। तो 16 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि घोष वर्णों की संख्या 20।
हस प्रत्याहार के वर्णों की संख्या 20, घोष वर्णों की संख्या 20। दोनों 20-20 हैं, ये याद रखें। ठीक, हस प्रत्याहार के वर्णों की संख्या 20, घोष वर्णों की संख्या 20। फिर है 17 नंबर, धातु और उपसर्ग में संधि करना। कहाँ तक हो गया? ये यहाँ पे धातु और उपसर्ग में संधि करना। नित्य है, ए ऑप्शन नित्य है। बी विवक्षा, सी अनित्य, और डी, ये डी होगा, देखो यहाँ पे सी लिख गया। डी नित्या अनित्या चा, यानी नित्य भी है और अनित्य भी है। तो 17 नंबर में क्या सही होगा? 17 नंबर में, ये 17 नंबर में सही होगा नित्य ना। इसमें 17 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? नित्य सही होगा। नित्या धातु उपसर्गयो, ऐसा पढ़ाए थे ना। संधि वाला जब चैप्टर अभी तो चल ही रहा है, तो इसमें धातु और उपसर्ग में नित्य होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नित्या धातु उपसर्गयो, ऐसे करके श्लोक हमने बताया था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ला वर्णः अस्ति, जो ला वर्ण है, वर्ण विचार पढ़ाया ना बाबूराम सक्सेना का, जो प्रथम सोपान वर्ण विचार पढ़ाया है, उसी से हमने प्रश्न बनाए हैं। तो ला वर्णः अस्ति, ए लुंठितः, बी पार्श्विकः, सी उत्क्षिपः और डी अर्धस्वरः। तो ला वर्ण कैसा है ये बताएं। तो ला पार्श्विक है। ठीक, ला कैसा है? पार्श्विक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में खाली स्थान दिया है। वर्गाणाम खाली स्थान अल्प प्राणाः, तो अब बीच में भरना है। तो ए ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थ सलह। तो क्या अल्प प्राण में द्वितीय चतुर्थ और सल वर्ण आते हैं? बी वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणाः, तो क्या ये ऑप्शन सही है? सी वर्गाणाम प्रथम तृतीय शलः, तो क्या ये ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? और डी में दिया है द्वितीय चतुर्थ यणाः, की वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और यण आते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? वर्ण विचार में ये सारी बातें हमने पढ़ाई हैं। 19 नंबर में बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अल्प प्राण के अंतर्गत प्रथम तृतीय पंचम प्लस यण आते हैं। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 3 पर, और हमें अवश्य बताएं कि टेस्ट पेपर कैसा लगा। अभी हम बहुत अच्छे से बना नहीं पाते हैं, तो कहीं कहीं पे त्रुटियां हैं, इसके लिए भाई हमें क्षमा करें। और धीरे धीरे जब हम मेंटेन कर लेंगे तो आपकी तैयारी हम अच्छे से कराएंगे। प्रश्न नंबर 20 है वर्षर्धि शब्दे समासः अस्ति। तो इस शब्द में वर्षर्धि शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी तत्पुरुषः। कौन सा समास है 20 नंबर में? तो 20 नंबर में वर्षर्धि में डी ऑप्शन सही है, यहाँ डी होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, सी लिखा गया ना 2 जगह, डी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास होगा 20 नंबर में। ठीक, वर्षर्धि शब्दे तत्पुरुष समासः। 21 नंबर वर्षर्धि पदस्य अर्थः भवति। अब इसी शब्द का अर्थ भी पूछ लिया। ये उत्तर रामचरितम से है ये प्रश्न। ए मंगल वर्षाणि, बी वर्षस्य ऋद्धि, सी जन्म वत्सरस्य मंगल ग्रंथि, डी वर्षाणाम समूहः। तो कुशलव की 12वीं वर्षगांठ, यानी कि जन्म समय की मंगल ग्रंथि, उसी वही होने जा रही थी ना, उसी का अवसर था।
तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी, जन्म वत्सरस्य मंगल ग्रंथि। ठीक। फिर है 22 नंबर, न विभक्तौ तुष्माः सूत्रः करोति। न विभक्तौ तुष्माः, यह जो सूत्र है ये क्या करता है? इत संज्ञा निषेधः। ए कह रहा है इत संज्ञा क्या निषेध करता है। बी, इत संज्ञा करोति, इत संज्ञा करता है। सी, पद संज्ञा करोति। डी, संयोग संज्ञा करोति। तो न विभक्तौ तुष्माः सूत्रः, सूत्रम होगा यहाँ पे, सूत्रम करोति। न विभक्तौ तुष्माः सूत्रम करोति, क्या करता है ये? इत संज्ञा का निषेध करता है। न विभक्तौ तुष्माः इत संज्ञा का निषेध करता है। 6 सूत्र हैं इत संज्ञा करने वाले, और ये जो न विभक्तौ तुष्माः है ये इत संज्ञा का निषेध करता है। और हमने प्राकथन में इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र सबसे पहले पढ़ाए हैं, तो वहाँ से आप लोग फिर से देख लें। 23 नंबर, इत संज्ञा विधायक सूत्राः सन्ति। सूत्राणि सन्ति यहाँ होगा, सूत्राः नहीं होगा, सूत्राणि होगा। ए 4, बी 6, सी 8, डी 3। तो इत संज्ञा का विधान करने वाले कितने सूत्र हैं? 6 सूत्र हैं। अच्छे कौन कौन से हमें कमेंट करके बताएं, आप लोग भी भाई कुछ करें। प्रश्न नंबर 24, वररुचि कात्यायनस्य समयः अस्ति। वररुचि कात्यायन का समय है। ए 400 से 300 ईसा पूर्व, बी 350 से 300 ईसा पूर्व, सी 500 से 400 ईसा पूर्व, डी 300 से 200 ईसा पूर्व। कौन सा समय है वररुचि कात्यायन का? कात्यायन वार्तिक काल है ना, तो इनका समय बताएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए 400 से 300 ईसा पूर्व है वररुचि कात्यायन का समय। 400 से 300 ईसा पूर्व, ए ऑप्शन सही है। 25वां और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का। काशिका टीका किस पर लिखी गई है? काशिका एक टीका है, यह किस पुस्तक पर लिखी गई? न्यास पर, बी ऐन्द्र व्याकरण पर, सी पदमंजरी पर, डी अष्टाध्यायी पर। तो ये जो न्यास, ये तो स्वयं टीका है, तो न्यास ये तो होगा ही नहीं। ऐन्द्र व्याकरण पर, पदमंजरी पर, अष्टाध्यायी पर, किस पर? काशिका टीका 7वीं शताब्दी में लिखी गई है और ये अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। और किसने लिखा हमने ये पढ़ा रखा है वीडियो में, तो ये हमें कमेंट करके बताएं। और आज का टेस्ट पेपर कैसा लगा ये हमें अवश्य बताएं। और अगर टेस्ट पेपर पसंद हुआ हो तो आप लोग बताएं, तो हम दूसरे तीसरे दिन टेस्ट पेपर भी करवाया करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।